सभी को प्रणाम। आज एक नई टॉपिक पर चर्चा करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं और इससे पहले जिन प्रकरणों पर हम चर्चा कर चुके हैं वह थे शिक्षा के अभिकरण, शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण। आज हम जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण, यानी कि इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो आज की इस परिचर्चा में हम जानेंगे अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। अनौपचारिक शिक्षा का परिचय, इस पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों का अर्थ, इनके बारे में जानेंगे। अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की विशेषताएं एवं अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की सीमाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम अपने चर्चा को विस्तार देंगे। समाज में 3 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रक्रिया दृष्टिगोचर होती है। एक है इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा, दूसरी है औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, और तीसरी है निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। हमने पिछले लेक्चर्स में शिक्षा के अभिकरण यानी कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन पर चर्चा की थी और हमने समझने का प्रयास किया था कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए हमें ऐसे माध्यम या साधनों की आवश्यकता होती है जो मानव को या व्यक्ति को अनुभव प्रदान करे, शैक्षिक अनुभव जिन्हें हम कहते हैं। इन अनुभवों से व्यक्ति सीखे, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो और जो शिक्षा प्रक्रिया है वो आगे बढ़े। ऐसे माध्यमों को, ऐसे साधनों को जो कि शिक्षा प्रक्रिया होने का या शिक्षा की प्रक्रिया के पूर्ण होने का कारण बन जाते हैं, माध्यम बन जाते हैं, साधन बन जाते हैं, उन्हें हमने कहा था शिक्षा के अभिकरण। तो जो माध्यम या संसाधन जिन्हें हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कह रहे हैं, तो जो माध्यम या संसाधन अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन का कारण या माध्यम बनते हैं वे अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरण कहलाते हैं। इसी तरह से जो माध्यम या संसाधन औपचारिक शिक्षा का माध्यम बनते हैं या कारण बनते हैं वे औपचारिक शैक्षिक अभिकरण कहलाते हैं। इसी तरह जो माध्यम या संसाधन निरौपचारिक शिक्षा का कारण बन जाते हैं या माध्यम बन जाते हैं या निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उन्हें हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरण या शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण। तो आज चर्चा करते हैं शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों पर यानी कि इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन पर। हमने अभी अभी कहा कि जो माध्यम, साधन या संसाधन अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम बनते हैं या कारण बनते हैं, अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरण कहलाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शब्द का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा का वह स्वरूप है जो बिना किसी पूर्व योजना, तैयारी या सोच के स्वाभाविक रूप से खुद ब खुद और अनायास ही व्यक्ति को मिल जाती है। हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति को शैक्षिक अनुभव स्वाभाविक रूप से और अनायास ही आकस्मिक रूप से मिल जाते हैं। आकस्मिक ही स्वाभाविक रूप से मिलने वाले अनुभवों से व्यक्ति सीखता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और इस तरह से पूरी शिक्षा प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चल रही होती है। अनौपचारिक शिक्षा को कुछ उदाहरणों के द्वारा थोड़ा और स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज नई स्कूटी आई, धीरे धीरे चलाना सीखा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो स्कूटी से लंबा निकल गए। क्योंकि जब हम किसी चीज को थोड़ा नया सीखते हैं तो जो यूथ होता है, यंग बच्चा होता है, बालक होता है, उसका कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस के पीक पे पहुंचता है। जब लड़खड़ाता है उसके बाद थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस हकीकत वाले लेवल पर आता है। तो नई स्कूटी आई, हमने उसे धीरे धीरे चलाना सीखा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा और उस स्कूटी से हम लंबा निकल गए।
अब आ गया स्पीड ब्रेकर, जिस पर पहले कभी गौर नहीं किया था। स्पीड में बिना कोई अंतर किए हुए स्पीड ब्रेकर पार कर दिया और बुरी तरह से लड़खड़ा गए, या समझो कि गिरते गिरते बच गए। अब यह एक स्वाभाविक, प्राकृतिक, अनायास और आकस्मिक रूप से घटित एक इंसिडेंट था या घटना थी। और इस घटना से क्या सीखा कि स्पीड ब्रेकर में अपनी स्पीड पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्यादा तेजी से स्पीड ब्रेकर पार किया तो हम गिर सकते हैं। अब अगले दिन फिर कहीं भी सड़क में स्पीड ब्रेकर देखा तो खुद ब खुद हम स्पीड कम कर देते हैं अपनी बाइक की या स्कूटी की। दैट इज चेंज इन बिहेवियर। ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। पहले दिन हमने बिना स्पीड में कोई अंतर करे हुए उस स्पीड ब्रेकर को पार करने की कोशिश की, हम लड़खड़ा गए। उसके बाद अगले दिन क्योंकि एक अनुभव हमको मिला कि भाई अगर स्पीड में अंतर नहीं किया, कम नहीं किया, तो हम इस स्पीड ब्रेकर में लड़खड़ा सकते हैं। अगले दिन हमारे व्यवहार में चेंज आ गया कि कहीं पर भी हम स्पीड ब्रेकर को देखेंगे तो खुद ब खुद हम अपनी स्पीड को कंट्रोल कर देंगे, कम कर देंगे। और यह व्यवहार में परिवर्तन है। और व्यवहार में चेंज उस अनुभव से आया जो स्पीड ब्रेकर से हमको मिला। दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। इसी तरह परिवार के बीच में रहते हुए बालक स्वाभाविक रूप से मिलने वाले अनुभवों से ही उठना, बैठना, चलना, बोलना, खाना पीना और अभिवादन करना जैसी अनगिनत बातें सीखता हुआ चला जाता है और व्यवस्थित आचरण करने लग जाता है। वरना जब बालक जन्म लेता है वो तमाम अव्यवस्थित गतिविधियों का एक पुंज होता है। उसकी सारी गतिविधियां अव्यवस्थित होती हैं। परिवार के बीच में रहते हुए वह परिवार वालों को देखता है, उनसे अनुभव लेता है स्वाभाविक रूप से और उनका अनुकरण करते हुए एक व्यवस्थित आचरण सीख जाता है। अब कोई भी फैमिली सुबह उठ करके ये फैसला नहीं करती कि आज हम अपने बच्चे को चलना या बात करना या खाना पीना या अभिवादन करना सिखाएंगे। फैमिली के बीच में रहते हुए बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता चला जाता है, वो भी धीरे धीरे। कोई बुजुर्ग आते हैं घर में, हम खुद भी उनको प्रणाम करते हैं और बच्चे को भी उन्हें प्रणाम करने को प्रेरित करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल था कि अपने टीन एज बच्चों की यानी कि किशोर बच्चों की परवरिश कैसे करें। अब कितने लोगों ने ये आर्टिकल पढ़ा होगा और इस आर्टिकल ने उतने ही लोगों पर शैक्षिक प्रभाव डाला होगा। हम न्यूज़पेपर उठाते हैं, हमें कोई अंदाजा नहीं होता कि उसके अंदर क्या क्या छपा है। जो भी उसमें छपा हुआ होता है उसे पढ़कर हम स्वाभाविक रूप से प्रभावित होते हैं। कुछ नहीं तो सपोज न्यूज़पेपर में एक समाचार छपा हुआ है कि बुजुर्ग दंपति के घर हुई चोरी, सीसीटीवी से पता चला कि चोर निकला अपना ही रिश्तेदार। अब पढ़ करके मुझे भी ख्याल आया कि मेरे पेरेंट्स भी बुजुर्ग हैं, वो भी अकेले रहते हैं, कुछ नहीं तो घर में सीसीटीवी कैमरा ही लगा देते हैं और मैं जाकर के सीसीटीवी कैमरा लगा देती हूँ। यह मेरे को ख्याल भी आ गया। अगेन यहाँ पर एक लर्निंग हुई है थ्रू न्यूज़पेपर, वो भी स्वाभाविक रूप से। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि आज मैं अखबार में इस तरह का कोई समाचार पढ़ूंगी और तब जाकर के मैं डिसाइड करूंगी या मुझे शिक्षा मिलेगी कि अपने घरों में हमको सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहिए। एक दुर्घटना मैंने अखबार के माध्यम से मेरे सामने आई है और उस दुर्घटना को देखते हुए मैंने अपने जीवन में यह फैसला लिया। तो यहाँ पर अगेन एक लर्निंग हुई है, वो भी न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र के द्वारा। एक लास्ट एग्जाम्पल अगर हम ले तो कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल जाना होता है। हॉस्पिटल में कहीं पोस्टर के माध्यम से तो कहीं दीवारों पर पेंट करके स्वास्थ्य के प्रति एक जो सामान्य अवेयरनेस डेवलप करने के लिए कुछ मैसेज लिखे होते हैं। मलेरिया, डेंगू से कैसे बचें, आई इन्फेक्शन से बचने के उपाय, गर्भवती स्त्रियों की खुराक से रिलेटेड, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। अब मेरा इनसे फिलहाल कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन हम जब इनको पढ़ते हैं, इन मैसेजेस को जो दीवार में पेंट किए हुए हैं या पोस्टर के माध्यम से चिपकाए हुए हैं,
तो ये हम पर निश्चित रूप से शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। कुछ नहीं तो डेंगू मलेरिया के बारे में पढ़ने के बाद अगर घर में कहीं खुला जमा पानी है तो हम उसे साफ कर देते हैं, कहीं परिवार में किसी को मलेरिया या डेंगू जैसे रोग न हो। बस ऐसे ही व्यक्ति या बालक अपने पास पड़ोस, समाज, समुदाय, धर्म, रेडियो, राज्य, टीवी, न्यूज़पेपर, पर्यावरण के मानव निर्मित या प्राकृतिक तत्वों से सीखता चला जाता है, अनौपचारिक तरीके से, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, अनायास ही। यही शिक्षा जो हमें आकस्मिक और स्वाभाविक रूप से मिलती है, अनौपचारिक शिक्षा है। और वास्तव में यही वह शिक्षा है जो कि व्यक्ति के जन्म से शुरू होकर के मृत्यु तक यानी कि जीवन पर्यंत चलती है। और ये तमाम साधन जिनकी चर्चा हमने अभी उदाहरणों में की थी, परिवार, पास पड़ोस, समाज, समुदाय, समूह, धर्म, राज्य, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर आदि, और इनके अलावा पर्यावरण के प्राकृतिक व मानव निर्मित तत्व जो स्वाभाविक रूप से नेचुरली हम पर शैक्षिक प्रभाव डालकर हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं या हमारे व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी अनौपचारिक शिक्षा का कारण बनते हैं, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण कहलाते हैं। तो ये सभी संसाधन, परिवार हो या पास पड़ोस, समाज, समुदाय, समूह, धर्म, राज्य, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर आदि के साथ साथ पर्यावरण के मानव निर्मित एवं पर्यावरणीय तत्व अथवा संसाधन स्वाभाविक रूप से हमारे पर्यावरण में हमारे साथ सह अस्तित्व रखने वाले तत्व या संगठन है। ये उदाहरणों में हमने जितनी भी तत्वों की, अभिकरणों की या साधनों की चर्चा की है, ये वास्तव में हमारे पर्यावरण में हमारे साथ सह अस्तित्व रखने वाले तत्व हैं या संगठन है, जिनका निर्माण या विकास या तो प्राकृतिक रूप से हुआ है या सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से स्वतः ही हुआ है। इनका कोई शैक्षिक लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता, लेकिन ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिना किसी पूर्व योजना के स्वाभाविक ही, आकस्मिक ही और अनायास ही शैक्षिक प्रभाव डालकर हमारी अनौपचारिक शिक्षा को सुनिश्चित कर देते हैं। शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण या इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहलाते हैं। हम इसे एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं कि शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण वे समस्त तत्व या संगठन हैं जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान है या जिनका विकास सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से हो जाता है। कोई भी शैक्षिक उद्देश्य या लक्ष्य न होते हुए भी यह हम पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक प्रभाव डालते हैं और हमारी अनौपचारिक शिक्षा को सुनिश्चित करते हैं। परिवार, पास पड़ोस, समाज, समुदाय, समूह, धर्म, राज्य, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह ये सब शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की विशेषताओं के बारे में। अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की जो सबसे पहली विशेषता है वह है कि अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों द्वारा मिलने वाली शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। बात हम अनुभवों की कर रहे थे कि अनौपचारिक शिक्षा के तहत हम दैनिक जीवन में मिलने वाले स्वाभाविक अनुभवों के द्वारा अनायास ही सीख लेते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद से उसको रोज नए अनुभव मिलते हैं। जन्म लेने के बाद से लेकर के और मृत्यु तक उसको नित्य नए अनुभव मिल रहे होते हैं और उन अनुभवों से वह सीखता रहता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा होता है। इसलिए अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों द्वारा मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। जीवन पर्यंत का मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली शिक्षा प्रक्रिया है। अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की जो दूसरी विशेषता है वह है कि ये अभिकरण व्यक्ति के चारों ओर के वातावरण में स्वाभाविक रूप से विद्यमान
तत्व हैं। हमने अभी उदाहरण के तौर पर अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों के उदाहरण के तौर पर जितने भी संसाधनों की चर्चा की थी, वो सारे के सारे संसाधन हमारे वातावरण में, हमारे चारों ओर के पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से उपस्थित या विद्यमान तत्व हैं। जैसे कि परिवार मेरे को नेचुरली मिला है। मेरा कोई प्लान, मेरा कोई सिलेक्शन परिवार के मामले में नहीं चल सकता था कि भाई मैं किसी प्रकार का कोई नियोजन नहीं कर सकती थी कि परिवार के तौर पर मुझे पर्टिकुलर इस व्यक्ति की ही फैमिली मिले। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों के बीच में मेरा जन्म हो गया वह मेरा परिवार हो गया। तो ये स्वाभाविक रूप से मेरे को चारों ओर से घेरने वाला एक तत्व है, वो है परिवार। इसी तरह समाज है, इसी तरह से समुदाय है, इसी तरह से सारे प्राकृतिक या मानव निर्मित संसाधन है, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, ये स्वाभाविक रूप से हमारे चारों ओर विद्यमान तत्व होते हैं। अगली विशेषता इन अभिकरणों की है कि इन अभिकरणों से व्यक्ति स्वाभाविक अनुभवों के माध्यम से सीखता है। स्वाभाविक का मतलब है नेचुरली, है ना, अनायासी, प्राकृतिक अनुभव कि हम बिना किसी प्लानिंग के अपने घर से निकलते हैं, तब तक बड़ी बेफिक्री से होकर के जा रहे हैं और अचानक से कोई जो गाड़ी है हमारे हाथ की कोहनी पर हल्की सी टक्कर मार करके चली जाती है, तो हम अवेयर हो जाते हैं कि सड़क में चलने में हमसे कोई ना कोई गलती हुई है, कल से हमको देख करके चलना होगा। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। हम टीवी देखने के लिए बैठते हैं, हमें नहीं पता होता है कि अचानक से कौन सा ऐड आने वाला है, अचानक से कौन सा मैसेज यहाँ पर प्रसारित होने वाला है। कभी हमारे दो के माध्यम से सिर्फ 2 बच्चों के लिए समाज को प्रोत्साहित किया जाता है। कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो स्लोगन्स हैं उन पर अच्छे ऐड बना करके प्रसारित किए जाते हैं, हम उनको अनायास ही देख लेते हैं। तो बस ये अनायास ही अचानक से हम इनको देखते हैं और बहुत स्वाभाविक अनुभव हमको मिलते हैं और इन अनुभवों के माध्यम से हम सीख करके चले जाते हैं। भाई जिस चीज को हमने प्लान नहीं किया है, जिस चीज का हमने नियोजन नहीं किया है, वह स्वाभाविक है। तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। रेडियो सुनते हुए और अचानक से रेडियो में सुनते सुनते बेटी बचाओ या बच्चियों की सुरक्षा के ऊपर कोई अचानक से ऐड आता है, तो यह मेरे लिए एक स्वाभाविक अनुभव था, विदाउट एनी प्लानिंग। मैंने इस ऐड के माध्यम से सीखा है। तो इन अभिकरणों के माध्यम से व्यक्ति बिल्कुल स्वाभाविक अनुभवों के माध्यम से सीखता है। एक और अन्य विशेषता है अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की कि इनका कोई शैक्षिक उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता। जो ये अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरण होते हैं, इनका कोई शैक्षिक उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता। हमने पहले भी चर्चा की थी कि कोई भी परिवार बहुत ज्यादा विचार नहीं करता कि आज हम अपने बच्चों को प्रॉपर यही चीज या पर्टिकुलर यही चीज सिखाएंगे। बच्चों के साथ एक स्वाभाविक अंतःक्रिया कोई भी परिवार कर रहा होता है और उस स्वाभाविक अंतःक्रिया के फलस्वरूप बच्चा अपने अनुभवों के माध्यम से, स्वाभाविक अनुभवों के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता हुआ चला जाता है। अगर हम परिवार के साथ बैठ करके खाना खा रहा है, कोई छोटा बच्चा अपने परिवार के साथ बैठ करके खाना खा रहा है, तो वह परिवार वालों को खाते हुए देखता है और स्वाभाविक रूप से खाना खाने के जो एक सही तौर तरीके हैं उनको सीख जाता है। परिवार ये प्लानिंग नहीं करता कि आज हमने इसको बस खाना खाना सिखाना और आज ही सिखाना है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बच्चा अपने स्वाभाविक अनुभवों के माध्यम से, परिवार के द्वारा इन छोटी मोटी चीजों को या एटिकेट्स को या मैनर्स को सीखता हुआ चला जाता है। एक अन्य विशेषता है अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की कि सामाजिक जीवन की शिक्षा अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरण सफलतापूर्वक देते हैं। इसलिए ये सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण में हेल्पफुल होते हैं। देखो, समाज में सरवाइव करने के लिए कुछ सामाजिक व्यवहार, सामाजिक आचरणों की आवश्यकता होती है और ये जो सामाजिक व्यवहार है,
समाज के बीच में रहते हुए बच्चा स्वतः ही समाज का अनुकरण करते हुए स्वतः ही सीख जाता है। इसी तरह जो समाज में रहने के लिए आवश्यक आचरण है, व्यक्ति देखता है कि समाज में अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लें कि शादी हो रही है, तो वह देखता है कि एक शादी को संपन्न करवाने के लिए पूरा समाज, पूरा मोहल्ला, पूरा एक समूह किस तरह से अपने एफर्ट लगाता है। कार्य विभाजन होता है, कोई खाने का डिपार्टमेंट देखता है, कोई सजाने का डिपार्टमेंट देखता है, कोई मेहमानों की आवभगत करता है। तो इस तरह से समाज के बहुत सारे लोग एक सहकारिता का परिचय देते हुए एक छोटे से कार्य को संपन्न करते हैं। एक छोटा बच्चा, बालक इन सब चीजों को देख रहा होता है और वह देखते हुए स्वतः ही सहकारिता सीख जाता है। तो इस तरह से समाज में रहने के लिए जो आवश्यक आचरण की आवश्यकता होती है, वह बच्चा स्वाभाविक रूप से समाज के बीच में रहता हुआ सीख जाता है। अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो ये भाषा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज यानी कि संस्कृति की शिक्षा इन्हीं अभिकरणों के माध्यम से मिलती है। देखिए, हम जिस कल्चर में रहते हैं उस कल्चर की जो शिक्षा है हमें हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे समुदाय से ही मिल सकती है, यानी कि अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों से मिल सकती है। कभी कोई स्कूल हमें हमारी जो मातृभाषा है वो नहीं सिखाता। जैसे मैं गढ़वाल रीजन में रहने वाली हूँ, गढ़वाल में जो मातृभाषा है वह गढ़वाली है। मुझे आज तक किसी स्कूल में गढ़वाली भाषा नहीं सिखाई गई। यह भाषा मैंने अपने परिवार से या अपने समाज से सीखी है। इसी तरह से जो रहन सहन होता है, विशेष खान पान होता है किसी कल्चर का, वो हम अपने परिवार, अपने समाज के बीच में रहकर ही सीखते हैं। कोई भी जो दूसरे तरह के अभिकरण है, चाहे वो स्कूल हो, विद्यालय हो, पुस्तकालय हो, उनके माध्यम से हम इन चीजों को नहीं सीख सकते। रीति रिवाज या संस्कृति की जो शिक्षा है वह भी इन्हीं अभिकरणों के माध्यम से मिलती है। एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो पूजा करने के लिए अगर हम बैठते हैं तो पूजा करते समय जो दिया के साथ हम बाती जलाते हैं, उस बाती को बनाने का जो तौर तरीका है उसको हम अपने इसी तरह के जो अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरण है, या तो मंदिरों में जब हम जाते हैं और वहां पर पंडित जी या हमारे घर में पूजा करने के लिए आए हुए पंडित जी जब वो बाती को बना रहे होते हैं तो हम उस बाती को बनाना वहां से अनायास ही स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। तो यानी कि ये जो भाषा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज वगैरह की शिक्षा है, इन्हीं अभिकरणों के माध्यम से आकस्मिक और स्वाभाविक रूप से हमको मिलती है। इसके अलावा जो एक अन्य विशेषता है, उल्लेखनीय विशेषता है अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की, वह यह है कि इन अभिकरणों से मिली शिक्षा का मूल्यांकन संभव नहीं। तो ये थी अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों यानी कि इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं। इसके बाद चर्चा करते हैं अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की सीमाओं पर, लिमिटेशंस ऑफ इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो सीमा है वह है कि अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों के माध्यम से व्यवस्थित शिक्षा नहीं दी जा सकती। व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक एजुकेशन। दरअसल हम लोगों ने मानव जाति के पास एक बहुत ही विस्तृत और व्यापक कॉन्सेप्ट है, वह है ज्ञान। और इस ज्ञान के तहत उसने तमाम विषयों को खोजा है और चाहता है कि आने वाली भावी पीढ़ी तक इस विस्तृत और व्यापक ज्ञान को पहुंचा सके। व्यवस्था के लिए या सुविधा के लिए ज्ञान को मानव ने छोटे छोटे विषयों में बांटा है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज और इसके अलावा और भी बहुत सारे विषय। लेकिन अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों के माध्यम से हम इन तमाम विषयों का एक विधिवत ज्ञान अपने भावी पीढ़ी को नहीं दे सकते हैं। क्यों?
क्योंकि अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरण अनायास आकस्मिक रूप से अनौपचारिक शिक्षा बच्चे को देते हैं या बालक को देते हैं। अगर हम हिंदी का एक सिस्टमेटिक ज्ञान बच्चे को देना चाहते हैं, पहले हम अ आ इ ई पढ़ाएं, फिर का खा गा घा पढ़ाएं, फिर अ से अनार, आ से आम, है ना, इस तरह से हम उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो कुछ हम सोच रहे हैं, व्यवस्थित शिक्षा की बात अगर हम कर रहे हैं, तो यह अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों द्वारा नहीं दी जा सकती। क्योंकि अनौपचारिक तो अर्थ ही आकस्मिक है कि अचानक से हमने जो सीख लिया वो सीख लिया। तो इन चीजों को हम अचानक से नहीं सीख सकते हैं। अचानक से हो सकता है हमारे सामने ज्ञा से ज्ञानी आ जाए, आ जो है वो बहुत बाद में आए। तो आ करके आगे बढ़ने के लिए एक सिस्टमैटिक वे में हमको एक सिस्टमैटिक एजुकेशनल प्रोसेस की आवश्यकता होती है। अनौपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों के द्वारा हम इस तरह की व्यवस्थित शिक्षा अपनी भावी पीढ़ी को नहीं दे सकते। अगली जो लिमिटेशन है अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की, वह है कि वैज्ञानिक विषयों की गहन शिक्षा देने में भी ये अभिकरण असमर्थ होते हैं। कि भाई वैज्ञानिक जो विषय हैं जिनके लिए लैब की भी आवश्यकता होती है या जिनके पीछे कार्य कारण जैसे लॉजिक होते हैं, इन लॉजिक को प्रूफ करना, तो ये सब अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की जो सीमा है उससे बाहर की बात होती है। अगेन क्योंकि यह स्वाभाविक अनुभवों पर आधारित होते हैं। अगली जो लिमिटेशन है वो यह है कि इन अभिकरणों के माध्यम से व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पा लेना संभव नहीं है। अगर हम किसी व्यवसाय में पारंगत होना चाहते हैं तो उसके लिए हमको एक नियोजित व्यावसायिक शिक्षा की ही आवश्यकता पड़ेगी। हम व्यावसायिक शिक्षा को अनौपचारिक अभिकरणों के माध्यम से नहीं सीख सकते। माना मैं साल भर बैंक में जाती जा रही हूँ और रोज मेरे को बैंकिंग से रिलेटेड थोड़े बहुत छोटे मोटे अनुभव हो रहे हैं, लेकिन मैं बैंकिंग को व्यवसाय के रूप में अपना लूं, इतना सिस्टमैटिक और प्रॉपर और गहन नॉलेज मुझे इन अभिकरणों के माध्यम से नहीं मिल पाएगा कि मैं व्यवसाय के तौर पर बैंकिंग को अपना लूं। और ना ही कोई बैंक मुझे इसके आधार पर नौकरी देना पसंद करेगा, क्योंकि मेरे नॉलेज में गैप होंगे, अनियमितताएं होंगी। अगली जो लिमिटेशन है वह है कि अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों के माध्यम से बालक के परिवेश के बाहर का बिल्कुल सही ज्ञान मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। जब हम ज्ञान शब्द का उल्लेख करते हैं तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसका ना तो आदि पता है ना अंत पता है। ज्ञान ऐसा विस्तृत कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सकल ब्रह्मांड को जानने का प्रयास निहित होता है। तो अनौपचारिक अभिकरणों के माध्यम से इतना पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान लेना कि मैं अचानक से इतनी सारी चीजों को, पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान लूं, यह संभव नहीं है। आकस्मिक रूप से हम अपने परिवेश के बारे में ही जान सकते हैं अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों के माध्यम से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर लिमिटेशन है अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की कि इन अभिकरणों के माध्यम से आवश्यक नहीं कि बालक में अच्छे सामाजिक कौशल ही विकसित हो। कभी कभी बालक ऐब या अवगुण भी अर्जित कर लेता है। हम मान के चलते हैं कि भाई जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा यह मान करके चलते हैं कि कुछ अच्छे अच्छे अनुभव बच्चों को मिलते रहें जो कि उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करते रहें, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, स्वाभाविक शिक्षा के मामले में कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा बुरी संगत में या बुरे माहौल में, बुरे वातावरण में चला जाता है और वह बुराई ही सीख करके आ जाता है, और ऐसे में वह स्वयं अपने लिए भी और समाज के लिए भी खतरा बन जाता है। तो माहौल बच्चे को जो भी मिले, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव सेंस में हो, इसके लिए ही स्कूल्स वगैरह का निर्माण किया जाता है कि हम अपने भावी पीढ़ी को या हम अपने समाज के छोटे बालकों को जानबूझ करके नियोजित तरीके से, है ना, अच्छी अच्छी चीजें ही
सिखाएंगे ताकि उसके अंदर अच्छे सामाजिक कौशलों का विकास हो। हम अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आवश्यक नहीं होता कि ये अभिकरण हमेशा बच्चे को कुछ अच्छा ही सिखाए। अचानक से हम किसी बुरी संगत में भी पड़ सकते हैं और बुरी चीजों को भी सीख सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण लिमिटेशन है अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की कि इन अभिकरणों के द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। भाई कोई भी जो समाज है उनके उस समाज की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, तो यहाँ पर आवश्यकता है अच्छे और डेडिकेटेड डॉक्टर्स की। अब डॉक्टर्स की जो आवश्यकता समाज को है, उनको अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमको नियोजित तरीके से ना लोगों को जानबूझ करके सोच समझ करके डॉक्टर बनाना पड़ेगा, और उसके लिए एक नियोजित शिक्षा की आवश्यकता होती है, और इस शिक्षा को हम मेडिकल एजुकेशन कह देते हैं। इसी तरह से समाज को आवश्यकता शिक्षकों की भी होती है, समाज को आवश्यकता वकीलों की भी होती है, पुलिस की भी होती है, आर्मी पर्सन्स की भी होती है, और ये तमाम आवश्यकताएं अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों के द्वारा पूरा होना संभव नहीं है। तो ये थे अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरण। हम मानते हैं कि बहुत सी लिमिटेशंस अनौपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की हैं, लेकिन फिर भी इससे अनौपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यही वह शिक्षा प्रक्रिया है जो व्यक्ति को जीवन पर्यंत सिखाती है कि अब कैसे जीना है, अब समाज में कैसे एडजस्ट करना है, यानी कि अपने जीवन का निर्वहन कैसे करना है। जीवन में अपने परिवेश को जानने, अपनी संस्कृति को समझने, उसे अपनाने, उससे अनुकूलन कराने में अनौपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शैक्षिक अभिकरण ही काम आते हैं, इसलिए इनका अपना एक विशेष महत्व है। तो अगले लेक्चर में जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है शिक्षा के औपचारिक अभिकरण। यह था शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण। धन्यवाद।